अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं शाबान अनवर और आज टॉपिक है एसी थ्रू एन इंडक्टर। इंडक्टर क्या है? कोई कंडक्टिंग वायर जिसे आप स्प्रिंग की फॉर्म में बाउंड कर दें, जैसे सोलिनॉइड होता है, तो उसे हम कंडक्टर कह सकते हैं, यानी कोई कंडक्टिंग इंडक्टर कह सकते हैं। यानी कोई कंडक्टिंग वायर जिसे आप कह लें कि एक स्प्रिंग नुमा चीज़ बना दें उससे, तो आप उसे इंडक्टर कह सकते हैं। ठीक है, इसका जो सिंबल है सर्किट्स में जो हम यूज़ करते हैं वो भी एक स्प्रिंग की शक्ल का हम उसको बना देते हैं, तो ये इसका सिंबल है। लेट्स सपोज के एक एसी सोर्स जो है उससे एक किसी इंडक्टर को सप्लाई दी गई है, तो जिसकी वजह से इस इंडक्टर में से करंट फ्लो करेगा। अब हमें पता है जो एसी करंट होता है वो साइनोसाइडल वेव बनती है, और उसकी जो इक्वेशन है इंस्टेंटेनियस करंट के लिए वो एक साइन वेव की इक्वेशन होती है। यानी हम लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये चेंजिंग करंट जो है वो इस सर्किट में से फ्लो कर रहा होगा अगर हम इसे कोई एसी सोर्स से सप्लाई देते हैं। तो सेल्फ इंडक्शन वाले टॉपिक में हम पढ़ चुके कि ये जो इंडक्टर होगा इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, जिसे हम बाज़ दफ़ा बैक ईएमएफ भी कहते हैं। ठीक है, तो वो बैक ईएमएफ जो है उसका फार्मूला क्या है जो यहाँ पे इंड्यूस होगा। कब ये इंड्यूस होता है असल में बैक ईएमएफ? जब इस इंडक्टर में से करंट की वैल्यू चेंज होती है। ठीक है, तो चेंजिंग करंट जो है वो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को चेंज करता है। तो चूंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ चेंज हो रही होती है इस कॉइल में से, तो वो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो चेंज हो रही है उसकी वजह से इसमें एक और करंट जनरेट हो जाता है, एक और ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है जिसे हम बैक ईएमएफ कहते हैं। ठीक है, तो चूंकि ये एसी सोर्स जो है इस जो करंट फ्लो करवाएगा इस सर्किट में से, उसकी वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज होगी। ठीक है, तो उस चेंजिंग करंट की वजह से इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा होगा वो भी चेंजिंग वैल्यूज़ की होगी, कंटिन्यूसली वो चेंज हो रही होगी। तो उस चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होता है जिसे हम बैक ईएमएफ कहते हैं। और ये जो टॉपिक है ये हम पढ़ चुके पहले सेल्फ इंडक्शन में। ठीक है, तो बैक ईएमएफ का फार्मूला क्या है? E इज इक्वल टू एल डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी, यानी सेल्फ इंडक्टेंस इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। अब देखिए, अगर इस सोर्स में कंटिन्यूसली इस सर्किट में से करंट फ्लो करवाना है तो ज़रूरी है कि यहाँ पे जो बैक ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उतना ही यहाँ से सर्किट से इस इंडक्टर के एंड्स को पोटेंशियल प्रोवाइड किया जाए। तो इस इंडक्टर के दो एंड्स पे पोटेंशियल कितना होना चाहिए? अगर हम उसे V से रिप्रेजेंट करें तो किसके इक्वल होना चाहिए? इस सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ के इक्वल होना चाहिए, यानी V इज इक्वल टू डेल्टा L इंटू डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। अब देखिए L जो है ये तो एक कांस्टेंट है। ठीक है जी, V की जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड कर रही है? वो डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी पे रिप्रेजेंट कर रही है। डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी क्या है? इस तरह की क्वांटिटी हम पहले जो एसी थ्रू कंडक्टर है उसमें भी पढ़ चुके, डेल्टा की ओवर डेल्टा टी। तो ये क्या है? एक्चुअली स्लोप है। डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी क्या है? स्लोप है किसकी? आई टी कर्व की। ठीक है जी, वेयर डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी इज स्लोप ऑफ आई टी कर्व। आई टी कर्व यानी यहाँ पे मैंने ड्रा की हुई है जो एसी करंट की वेव फॉर्म होती है, जो उसकी चेंजिंग वैल्यू होती है विद टाइम, वो हमने यहाँ पे ड्रा की हुई है। लेट्स सपोज ये जो वेव है ये इस करंट की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अगर इस वेव ये जो आई की वैल्यू है
विद टाइम जो चेंज हो रही है, इसका यहाँ किसी पॉइंट पे हम स्लोप फाइंड करते हैं, तो वो स्लोप हमें किसकी वैल्यू दे रही होगी असल में, वो डिफाइन किसकी डिटरमिन वैल्यू करेगी, वो वोल्टेज की वैल्यू को डिटरमिन करेगी। जहाँ पे स्लोप ज़्यादा होगी वहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा होगा, जहाँ पे स्लोप कम होगी वहाँ पे वोल्टेज कम होगा। स्लोप कैसे फाइंड करते हैं ये हम लास्ट लेक्चर में भी देख चुके, AC थ्रू कैपेसिटर में भी, कि किसी पॉइंट पे स्लोप अगर हम फाइंड करना चाह रहे हैं किसी कर्व्ड लाइन की, तो हमें क्या करना होता है कि हम उस लाइन के किसी पॉइंट पे जहाँ पे हमने स्लोप फाइंड करनी है वहाँ पे हम टेंजेंट ड्रा करते हैं। लेट्स सपोज यही वेव जो है मैंने यहाँ पे ड्रा की है, तो इसका जो ये पॉइंट है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ पे ओ, इस पॉइंट पे स्लोप कितनी होगी, तो वो हम यहाँ पे टेंजेंट ड्रा करके देख सकते हैं। इस पॉइंट पे ये टेंजेंट है तो ये इसकी स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस पॉइंट पे ये टेंजेंट है, यहाँ पे ये टेंजेंट है। ये टेंजेंट जो है इन पॉइंट्स पे क्या दे रहे हैं, इस वेव की स्लोप दे रहे हैं असल में। तो जो हॉरिजेंटल लाइन होगी उसकी स्लोप 0 होती है और वर्टिकल लाइन की स्लोप मैक्सिमम होगी। जितनी लाइन जो है वो वर्टिकल होगी उतनी ज़्यादा उसकी स्लोप होगी। तो यहाँ पे जो हमने करंट की वेव ड्रा की है, तो क्योंकि करंट की जो स्लोप है इस इक्वेशन से हमें पता चल रहा है वो डिटरमिन कर रही है पोटेंशियल की वैल्यू। अगर करंट की स्लोप ज़्यादा होगी तो पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होगी, अगर स्लोप कम है तो पोटेंशियल की वैल्यू भी कम होगी। तो हम डिफरेंट पॉइंट्स पे देख लेते हैं कि स्लोप क्या बन रही है करंट की, तो उसी के मुताबिक हम ग्राफ बना सकते हैं वोल्टेज का। फॉर एग्जांपल जो इनिशियल पॉइंट है 0 पॉइंट जो है यहाँ पे, जहाँ पे करंट की वैल्यू 0 है, तो देखिए जो स्लोप है वो मैक्सिमम है। ठीक है जी, यहाँ पे IT कर्व जो है उसकी स्लोप मैक्सिमम है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इस पॉइंट पे, इनिशियल पॉइंट पे जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी। ठीक है जी, यहाँ पे वैल्यू मैक्सिमम होगी पोटेंशियल की। इस पॉइंट की अगर बात करें, हम इस ग्राफ पे डिफरेंट जो क्वार्टर्स हैं उनको नाम दे देते हैं। लेट्स सपोज दिस पॉइंट इज़ पॉइंट O, ये जो क्वार्टर है ये पॉइंट A है, यहाँ पे ये पॉइंट B, दिस इज़ पॉइंट C, पॉइंट D एंड दिस इज़ पॉइंट E। तो अब देखिए ये जो पॉइंट O है यहाँ पे स्लोप मैक्सिमम है, पॉइंट A पे स्लोप 0 है, पॉइंट B पे भी स्लोप मैक्सिमम है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड है। पॉइंट C पे स्लोप 0 है, पॉइंट D पे स्लोप फिर मैक्सिमम है और पॉजिटिव है, और पॉइंट E पे जो है वो स्लोप फिर से 0 है। तो इन पॉइंट्स से जहाँ पे हमने स्लोप देख ली है कि उसकी वैल्यू क्या है, हम पोटेंशियल की वैल्यू डिटरमिन कर सकते हैं। तो पॉइंट A पे देखिए स्लोप 0 है, इसका मतलब है यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, 0। पॉइंट B पे देखिए स्लोप मैक्सिमम है लेकिन डाउनवर्ड है, तो पोटेंशियल की वैल्यू भी मैक्सिमम होगी लेकिन नेगेटिव साइड पे। ठीक है, इसी तरह पॉइंट C पे देखिए स्लोप 0 है तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब देखें पॉइंट D पे स्लोप फिर मैक्सिमम है तो पोटेंशियल की वैल्यू पॉइंट D पे फिर से मैक्सिमम होगी। पॉइंट E पे स्लोप 0 है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। इसी तरह इस पॉइंट पे देखें तो स्लोप फिर से मैक्सिमम नेगेटिव डायरेक्शन में, तो ये जो पॉइंट है E के बाद यहाँ पे फिर से पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, अगर हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें, मिला दें, तो ये जो ग्राफ बनेगा ये पोटेंशियल की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, तो ये AC पोटेंशियल का ग्राफ बन रहा है यहाँ पे, जो कि हमने प्रोवाइड किया है किसको, इंडक्टर को। ठीक है, तो ये जो दो वेव्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रही हैं करंट और पोटेंशियल को, और यहाँ पे देखिए इनमें फेज डिफरेंस भी आ रहा है। ये जो ग्रीन वाली आपको कर्व नज़र आ रही है, जो वेव नज़र आ रही है, करंट को रिप्रेजेंट कर रही है, और रेड वाली जो है वो पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर हमने इनका फेज डिफरेंस देखना है एग्जैक्टली क्या आ रहा है, तो हम वेक्टर फॉर्म में इनको रिप्रेजेंट करके देख सकते हैं। अगर हम वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो देखें वो भी ईजी हमें मेथड पता है। लेट्स सपोज पॉइंट O पे हम वेक्टर्स ड्रा करना चाहते हैं। करंट का अगर वेक्टर ड्रा करें तो पॉइंट O पे करंट की वैल्यू
ज़ीरो है, इसलिए जो वेक्टर ड्रा करेंगे वो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा। अब वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, यानी राइट साइड पे होगा या लेफ़्ट साइड पे, वो डिपेंड करता है क्या कि करंट जो है वो पॉजिटिव साइड पे है या नेगेटिव साइड पे। तो क्योंकि वो पॉजिटिव साइड पे बढ़ रही है तो इसलिए हम पॉजिटिव साइड पे ही ये वेक्टर जो है वो ड्रा करेंगे करंट का। तो ये करंट का फेज़र है, ठीक है जी। अगर पोटेंशियल की बात करें, पॉइंट ओ पे हम वेक्टर ड्रा कर रहे हैं, तो पॉइंट ओ पे जो वेक्टर की क्वांटिटी है इसकी पोटेंशियल की वो मैक्सिमम है, तो इसलिए जो वेक्टर आएगा वो वर्टिकल आएगा, हॉरिजॉन्टल नहीं आएगा। लेकिन वर्टिकल डाउनवर्ड आएगा या अपवर्ड आएगा, तो देखें ये पॉजिटिव साइड है, पोटेंशियल पॉजिटिव साइड पे मैक्सिमम है, तो इसलिए जो वोल्टेज है वो पॉजिटिव साइड पे, ठीक है, यानी अपवर्ड। तो यहाँ पे देखिए फेज डिफरेंस कितना है, 90 का, और पोटेंशियल जो है वो देखिए वो लीड कर रहा है, वो आगे है, और करंट जो है वो लैग कर रही है, यानी वो पीछे है, ठीक है जी। तो वोल्टेज इज लीडिंग बाय 90 डिग्रीज and current is lagging by 90। तो इंडक्टर के केस में जो एसी वोल्टेज है वो लीड करता है, जबकि करंट जो है वो लैग करती है। कैपेसिटर के केस में हमने देखा था कि वोल्टेज लैग करता है और करंट लीड करती है, ठीक है जी। अब अगर हम इस सर्किट की रिएक्टेंस की बात करें, रिएक्टेंस आप जानते हैं, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि रेजिस्टेंस के अलावा किसी कंपोनेंट की जो रेजिस्टेंस होती है उससे हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंस, ठीक है जी। तो रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर जो है उसे एक्स एल से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये किसके इक्वल होगी, पोटेंशियल ऑफ सर्किट डिवाइडेड बाय करंट इन द सर्किट, ठीक है जी। तो इन टर्म्स ऑफ इंडक्टेंस अगर हम बात करें और एंगुलर स्पीड ऑफ कॉयल जो एसी जनरेट कर रही है, तो हम कह सकते हैं कि एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल। ये फार्मूला आपने याद रखना है कि एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल है, और हम कह सकते हैं कि ओमेगा को की जगह हम 2πf भी लिख सकते हैं। तो ये रिएक्टेंस का फार्मूला है, एक्स एल इज इक्वल टू 2πfl। यहाँ पे फ्रिक्वेंसी जो है ये उस एसी सोर्स की फ्रिक्वेंसी है, और एल जो है वो इंडक्टेंस है इंडक्टर की। तो एल और 2π तो देखें ये कांस्टेंट्स हैं, तो हम कह सकते हैं कि एक्स एल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी। इसका मतलब है अगर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी तो रिएक्टेंस भी ज़्यादा होगी, फ्रिक्वेंसी लो होगी तो रिएक्टेंस भी लो होगी, ठीक है जी। इंडक्टर के केस में अगर फ्रिक्वेंसी ऑफ सोर्स जो है वो हाई है, हाई फ्रिक्वेंसी का मतलब है रिएक्टेंस ज़्यादा होगी, यानी लार्ज फ्रिक्वेंसी लार्ज रिएक्टेंस। हमें हाई फ्रिक्वेंसी कहना चाहिए, लो फ्रिक्वेंसी लो रिएक्टेंस। ब्लास्ट पे अगर हम बात करें, इस सर्किट में जो पावर डिसिपेशन हो रही है कि इस सर्किट में पावर कितनी डिसिपेट कर रहा है इंडक्टर, तो वो भी हम ग्राफ की मदद से उसको समझ सकते हैं, जो अभी हमने ड्रा किया है करंट और पोटेंशियल का हमने ग्राफ ड्रा किया है, उससे हम पावर डिसिपेशन भी समझ सकते हैं। लेकिन ये आप याद रखें कि इस केस में, इंडक्टर के केस में, पावर डिसिपेशन जो है वो ज़ीरो होती है।
वो इसलिए भी कि पावर किसके इक्वल होती है, V I cos थीटा के। तो इस केस में थीटा कितना है, यहाँ पे I और V के दरमियान थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, 90 डिग्रीज। तो पावर इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू कॉस 90 डिग्रीज। कॉस 90 ज़ीरो होता है, इट मीन्स P इज इक्वल टू ज़ीरो। तो पावर डिसिपेशन कितनी होगी, ज़ीरो। ठीक है जी। इसे हम ग्राफ की मदद से भी समझ सकते हैं कि ये देखिए, यहाँ पे हमने जो ग्राफ बनाया है उसका फर्स्ट जो क्वार्टर है यानी O से लेके A तक जो पार्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक, देखिए यहाँ पे I की वैल्यू भी पॉजिटिव है और V की वैल्यू भी पॉजिटिव है। तो पावर चूँकि जो है उसका जो फार्मूला है P इज इक्वल टू वी आई के इक्वल होता है। अगर हम जनरली भी लिखें तो P इज इक्वल टू वी आई के इक्वल है। ठीक है जी। तो यहाँ पे देखिए V भी पॉजिटिव है, I भी पॉजिटिव है फर्स्ट क्वार्टर में, तो पावर क्या है, पॉजिटिव है। ठीक हो गया जी। अब देखिए सेकंड जो क्वार्टर है A से लेके B तक, इस पॉइंट से लेके यहाँ तक I पॉजिटिव है यानी ग्राफ से ऊपर वाले हिस्से में है, V जो है वो नेगेटिव है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड क्वार्टर में, तो V नेगेटिव है और I पॉजिटिव है, इसका मतलब पावर क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। ठीक है जी। थर्ड केस में देखिए जो थर्ड क्वार्टर है B से C तक, तो देखिए करंट भी नेगेटिव है और पोटेंशियल भी नेगेटिव है, यानी दोनों जो हैं वो इस लाइन से नीचे हैं, नेगेटिव डाउनवर्ड है। तो थर्ड क्वार्टर में P इज इक्वल टू माइनस वी इंटू माइनस आई, तो ये फिर जो है पावर पॉजिटिव आ रही है यानी वी आई के इक्वल होगी। तो फर्स्ट क्वार्टर में पावर पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव, थर्ड में फिर जो है वो पॉजिटिव। अब फोर्थ क्वार्टर की बात करें अगर, तो सी से डी तक यानी इस पॉइंट से यहाँ तक, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक करंट नेगेटिव है और पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है। तो इस केस में फोर्थ क्वार्टर में पावर क्या आएगी, इक्वल टू, देखिए पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव है लेकिन करंट क्या है, नेगेटिव, तो पावर फिर क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। तो इस तरह से ये होता है। यहाँ पे इस सर्किट में क्या होगा कि हर क्वार्टर में असल में डायरेक्शन चेंज हो रही है एनर्जी की, जो फ्लो ऑफ एनर्जी है यहाँ पे उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। फर्स्ट क्वार्टर में पावर पॉजिटिव है यानी ये जो इंडक्टर है ये एनर्जी गेन कर रहा है इस सर्किट से, ठीक है, और वो उससे स्टोर कर रहा है इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये हमने पढ़ा है कि इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो क्या हो रहा है, एनर्जी यहाँ पे स्टोर हो रही है। सेकंड क्वार्टर में पावर नेगेटिव है, इसका मतलब ये है कि ये जो इंडक्टर है अब वो जो एनर्जी इसने स्टोर की है वो वापस कर रहा है इस सर्किट को। ठीक है। तो थर्ड क्वार्टर में फिर पावर पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि वो फिर से वो एनर्जी गेन कर रहा है और वो उस एनर्जी को इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्टोर कर रहा है। और फोर्थ क्वार्टर में वो फिर इस एनर्जी को रिटर्न कर रहा है क्योंकि यहाँ पे पावर नेगेटिव है। तो यहाँ पे असल में होता क्या है कि ये जो इंडक्टर है वो एनर्जी को स्टोर करता है और फिर सर्किट को रिटर्न कर देता है, फिर उसको स्टोर करता है, फिर सर्किट को रिटर्न कर देता है। तो ओवरऑल अगर आइडियल केस हम कंसिडर करें, जबकि इसकी जो इंडक्टर की रेजिस्टेंस अगर ज़ीरो है तो पावर डिसिपेशन भी यहाँ पे ज़ीरो होगी। ठीक है जी। ये था आज का टॉपिक, एसी थ्रू अ कंडक्टर। अल्लाह हाफिज़।